So hello, good morning, good afternoon, good evening. Whenever you watch this video, this is again Mustafa Anwar here and this is your beautiful channel Top Adda 93। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने दशहरे की छुट्टियों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और इस दशहरे के शुभ अवसर पर मैं सभी को हैप्पी दशहरा बोलना चाहता हूँ कि इस दशहरे के उपलक्ष्य में आप सभी अच्छे से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करो और अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स को गेन करिए। तो मेरे बच्चों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 लेकर के, जिसमें मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे कोई भी नॉन मेटल किसी भी अदर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है और अदर अदर न्यू सब्सटेंसेस को देता है, और कोई भी मेटल कैसे किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है और एक आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करता है। तो यही आज हमारे क्लास का मेन टॉपिक है कि हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट टुगेदर एंड व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो बेटा, इसी लेक्चर के साथ मैं स्टार्ट करता हूं अपने लेक्चर को, और आप लोग अपने कॉपी और पेन को निकाल करके एक एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में नोट करिएगा, जिससे आप अपने अपकमिंग एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को गलत ना करें। तो चलिए मेरे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं अपने फर्स्ट स्लाइड के साथ इस लेक्चर को, जिसमें पहला लेक्चर आप देखोगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, कि कैसे कोई भी नॉन मेटल किसी भी अदर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट होता है। तो हम बेटा देखते हैं कि हमारे पास जो नॉन मेटल होता है, बेटा जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल बेटा क्या होता है? नॉन मेटल जनरली आपको पता है, नॉन मेटल वो होता है जिसके आउटर मोस्ट में 5,6,7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था। अ नॉन मेटल इज अ सब्सटेंस इन विच द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइदर 5, 6 और 7। तो बेटा इसी को हम देखते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने मेनली नॉन मेटल प्रेजेंट होता है। तो आपको जनरली पता है बेटा, नाइट्रोजन होता है, देन ऑक्सीजन होता है, देन फ्लोरीन होता है, देन फॉस्फोरस होता है, देन सल्फर होता है, देन कार्बन होता है। अच्छा, कार्बन सबसे पहला आता है बेटा, क्योंकि कार्बन भी आपका नॉन मेटल होता है, देन कार्बन होता है। तो बेटा इतने ही जनरली आपको नॉन मेटल के बारे में समझना है कि जो नॉन मेटल होते हैं जनरली वो कितने होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास 10 सिलेबस आपको इतने के फंडामेंटल रिएक्टेंट और रिएक्शन पता होने चाहिए कि कैसे ये नॉन मेटल किसी भी अदर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट होंगे और एक नए नए सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे। तो बेटा कार्बन के साथ हम देखेंगे, नाइट्रोजन के साथ देखेंगे, फॉस्फोरस के साथ देखेंगे, सल्फर के साथ देखेंगे, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ देखेंगे कि कैसे कोई भी ये नॉन मेटल किसी भी अदर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल होती है वो होती है एक्शन विथ ऑक्सीजन। तो बेटा जो फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो हम क्या देखेंगे बेटा? एक्शन विथ एक्शन विथ ऑक्सीजन देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? एक्शन विथ ऑक्सीजन देखेंगे। सेकंड देखेंगे मेरे बच्चों, सेकंड देखेंगे एक्शन विथ एक्शन विथ वाटर देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्शन विथ वाटर देखेंगे। थर्ड देखेंगे मेरे बच्चों एक्शन एक्शन विथ एक्शन विथ एसिड देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे बच्चों? एक्शन विथ एसिड देखेंगे। और लास्ट में मेरे बच्चों देखूंगा एक्शन विथ अदर 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 सॉल्यूशन अदर सॉल्यूशन। तो बेटा ये इतने टाइप के जो हम लोगों ने मेटल में देखा था, सेम प्रॉपर्टी हमको नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस करना है, और एक एक करके बेटा हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक्शन विद ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, एक्शन विद वाटर के साथ क्या होता है, एक्शन विद एसिड के साथ क्या होता है, और एक्शन विद अदर सॉल्यूशन के साथ क्या होता है। तो मेरे बच्चों में जब फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है? एक्शन विद ऑक्सीजन। तो क्या है मेरे बच्चों? एक्शन विद ऑक्सीजन। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल इज एक्शन विद ऑक्सीजन एक्शन विद ऑक्सीजन। मेरे बेटो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी व्हेन एनी नॉन मेटल react with oxygen it gives non-metallic oxide non metallic non-metallic oxide non-metallic oxide। बेटा यही होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टेटमेंट। व्हेन एनी नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अच्छा, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है बेटा उसका नेचर दो होता है, आइदर आइदर एसिडिक आइदर एसिडिक नेचर का होगा,
आइदर एसिडिक न्यूट्रल और न्यूट्रल नेचर। इसका मतलब जो आपको नेचर में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिलता है या तो वो एसिडिक नेचर का होगा बेटा, या तो वो कैसा होगा, वो न्यूट्रल नेचर का होगा। इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्रेजेंट इन टू फॉर्म, आइदर एसिडिक फॉर्म और न्यूट्रल फॉर्म। तो मेरे बच्चों मैं कुछ एग्जांपल के साथ इसको समझता हूं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यहां बेटा जो ये एयर की लिमिटेशन है वो लिमिटेड है, लिमिटेड है। देन अगेन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहां पे एयर की प्रेजेंट बेटा एक्सेस है। देन बेटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2 प्लस O2। तो बेटा पहले हम कार्बन को देखेंगे, देन आगे को देखेंगे। देखो मेरे बच्चों, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आंसर आ गया बेटा CO। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इन द लिमिटेड फॉर्म इट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा ये क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। And when carbon react with excess amount of carbon dioxide, it produce carbon dioxide, CO2, CO2, carbon dioxide, carbon dioxide, dioxide। इसका मतलब जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस लिमिटेड है कि एक्सेस अमाउंट में है। अच्छा, अगर ये दो कंपाउंड बने बेटा, इनमें एक का नेचर एसिडिक होता है और एक का नेचर बेटा कैसा होता है, एक का नेचर न्यूट्रल होता है। तो बेटा जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इन नेचर इट इज न्यूट्रल। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है बेटा, इन नेचर इट इज एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक होता है। ये न्यूट्रल होता है और ये कैसा होता है मेरे बच्चों, ये एसिडिक होता है। इसका मतलब जब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, आई होप ये चीजें आपने समझी होंगी। जब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास नॉन मेटल है बेटा वो सल्फर है। सल्फर कौन है बेटा, सल्फर, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन। इसका मतलब है सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड। और बेटा जो इसका नेचर होता है वो एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। इट मीन्स व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। और इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर एसिडिक होता है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा वो क्या है, वो हाइड्रोजन है, H2 प्लस O2, इट गिव्स H2O, H2O। बैलेंस करने के बेटा यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स, सॉरी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। क्या होता है बेटा, ये वाटर होता है, वाटर। और वाटर का जो नेचर होता है बेटा वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इसका मतलब सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड देगा, इसका नेचर कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा। और जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और इसका नेचर कैसा होगा बेटा, वो न्यूट्रल होगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ये हाइड्रोजन तो मेटल है। नहीं बेटा, हाइड्रोजन हमेशा कैसा होता है बेटा, वो नॉन मेटल होता है। कैसा होता है, नॉन मेटल होता है। इसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन है कि ये मेटल के फॉर्म में आता है कि नॉन मेटल के फॉर्म में आता है। जनरली ये बेटा ये नॉन मेटेलिक फॉर्म में आता है, इसीलिए हाइड्रोजन के ऊपर कंफ्यूजन मत करिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जनरली प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन डायटोमिक फॉर्म। हमेशा आपको हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में मिलता है और डायटोमिक का जो नेचर होता है बेटा वो किसका होता है, वो आपका नॉन मेटल का होता है। इसीलिए हाइड्रोजन को हम नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, तो ये सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। अब जो हमारे पास जो सिलेबस में बेटा वो नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। देखो बेटा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2 प्लस O2, N2 प्लस O2। तब जो नाइट्रोजन जो बेटा ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बेटा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगाएंगे, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड होता है बेटा, दिस इज अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड द नेचर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एसिडिक। ऐसा होता है मेरे बच्चों, एसिडिक होता है। और इसका जो फ्यूम होता है, फ्यूम कैसा होता है बेटा, ब्राउन होता है। कैसा होता है, ब्राउन फ्यूम की होती है। इसका मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है बेटा, एसिडिक होता है। और इसके जो फ्यूम का जो
कलर होता है बेटा वो कैसा होता है, वो आपका ब्राउन फ्यूम का होता है। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। इसका मतलब भाई हमने देखा कि जनरली नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कौन सा फॉर्म करेंगे बेटा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड करेंगे। इसमें कुछ का नेचर बेटा कैसा होता है, एसिडिक होता है, और कुछ का नेचर कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। तो क्यों ना हम एक साथ लिख दें कि किसका नेचर बेटा न्यूट्रल होता है, किसका नेचर एसिडिक होता है। आपका एसिडिक नेचर में बेटा CO2 आता है, SO2 आता है, SO2 आता है, NO2 आता है, NO2 आता है। न्यूट्रल स्टेट में बेटा कैसा आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, N2O आता है। अच्छा मैं इसको सर्किल कर रहा हूं, N2 इज अ लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, इसको बेटा लाफिंग गैस भी कहते हैं। फिर NO आता है, NO आता है, देन बेटा H2O आता है। ये सब सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं। तो ये था आपके सामने जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो आई होप ये आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी समझी होगी, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कि इसमें नॉन मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जिसमें से कुछ का नेचर न्यूट्रल होता है और कुछ का नेचर बेटा क्या होता है, एसिडिक होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की तरफ, कि कैसे कोई भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, सेकेंड एक्शन विथ एक्शन विथ एक्शन विथ वाटर, एक्शन विथ वाटर, कि कैसे कोई भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जनरली बेटा देखिएगा, जनरली मैं यहां पे लिखता हूं, जनरली जनरली ऑल नॉन मेटल, all non-metal does not react with water except फ्लोरीन, एक्सेप्ट फ्लोरीन। इसका मतलब जितने भी नॉन मेटल होते हैं बेटा वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और वो हाइड्रोजन को क्या कर देता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है। इसका मतलब फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से जो फ्लोरीन होता है वो जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इसको छोड़ करके कोई भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसका मतलब जब आपके सामने इस तरह से रिएक्शन आएगा सल्फर प्लस ऑक्सीजन, आपका आंसर होगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। आपके सामने लिखा होगा कार्बन प्लस H2O, आपका रिएक्शन होगा बेटा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। लेकिन जैसे ही आपके सामने फ्लोरीन लिख करके आएगा H2O, तब आपका रिएक्शन बनेगा मेरे बच्चों, और वो रिएक्शन होगा HF प्लस O2, HF प्लस O2। ये मैंने सर्किल में बंद कर दिया। बैलेंस करने के लिए बेटा मैंने यहाँ पे 2 लगाया और ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे 2 लगाऊंगा और 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 लगाऊंगा, देन यहाँ पे बेटा 4 लगा दूंगा और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इट मींस अदर नॉन मेटल डजन रिएक्ट विथ वाटर, कोई भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो लेस वो उनकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन फ्लोरीन जो होता है एक ऐसा इकलौता नॉन मेटल होता है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद बेटा ये HF देता है। HF का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, HF का मतलब हो गया ये आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है बेटा। क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इट मींस ये था आपका एक्शन विथ वाटर। अच्छा एक्शन विथ वाटर में एक बात बेटा और ध्यान देना है, ये तो आपने समझा कि कोई भी नॉन मेटल किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट फ्लोरीन, बट 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 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन कौन से बेटा, CO2, SO2, देन NO2 एक्सेट्रा, react with water, react with water and form acid। हाँ मेरे बच्चों, जनरली नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है,
लेकिन ऐसे नॉन मेटेलिक जिनके नेचर एसिडिक होते हैं, जिनके नेचर एसिडिक होते हैं, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एसिड बनाते हैं। जैसे CO2 रिएक्ट विथ वाटर, SO2 react with water, NO2 react with water. When CO2 react with water, it produce H2CO3. It is carbonic acid. Carbonic acid. SO2 react with water, it gives H2SO3. Sulfurous acid. Sulfurous acid. And when nitrogen dioxide react with water, it gives two acid HNO2 and HNO3. हाँ मेरे बच्चों, ये दो तरह का एसिड देता है, एक देता है HNO2 और एक देता है HNO3. दिस इज नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, एंड दिस इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. बैलेंस करेंगे मेरे बच्चों, यहां पे टू हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, बेटा यहाँ पे 2 लगाया, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 3 जा 6, 4 नाइट्रोजन, तो बेटा यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 नाइट्रोजन, 4 2 जा 8 2 10, और देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई. इसका मतलब जनरली जिनका नेचर बेटा एसिडिक होता है, उनके ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एक एसिड फॉर्मेशन करते हैं. दिस इज कार्बोनिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, दिस इज नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. तो बेटा ये वाला नाइट्रोजन वाली कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है. इट मींस जनरली नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक पर्टिकुलर एसिड को फॉर्म करते हैं, जो कि हमने इस स्लाइड में देखा. तो आई होप ये चीजें आप लोगों ने समझी होंगी. नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा एसिड की, next chemical properties of non-metal is reaction with acid. क्या है मेरे बच्चों? reaction with acid. non-metal reaction with acid, action with acid, action with acid. Third chemical properties. अच्छा, non-metal रिएक्ट विथ एसिड, आंसर होगा बेटा नो रिएक्शन. नो रिएक्शन, ये याद रखिएगा, कोई भी नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है. और जो फोर्थ होता है बेटा एक्शन विथ अदर सॉल्यूशन. इसका मतलब नॉन मेटल रिएक्ट विथ मेटेलिक सॉल्यूशन, तो आंसर होगा बेटा नो रिएक्शन. हाँ, तो जनरली हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में जनरली 2 ही 3 प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है, बाकी सारी जो इसकी होती है प्रॉपर्टी बेटा वो नो रिएक्शन को शो करती है. तो आई होप ये नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने सीखी होगी, समझी होगी, और इसको अपने नोट कॉपी में लिखा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी ने इसको हाइड करके रखा हुआ है, लेकिन इसके क्वेश्चन बना करके वो जरूर देता है एग्जाम में, इसीलिए नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आनी चाहिए. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड कहेगा मेरे बच्चों कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, कि कैसे कोई भी मेटल किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है. और इसमें सबसे ज्यादा रोल बेटा आयोनिक बॉन्ड का होता है, कि कैसे कोई भी मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है. इसका मतलब इस पूरे लेक्चर को हम आयोनिक बॉन्डिंग के फॉर्म में समझेंगे. आयोनिक केमिकल बॉन्डिंग, आयोनिक केमिकल बॉन्डिंग, आयोनिक केमिकल बॉन्डिंग. इसका मतलब इसमें हमको पूरा आयोनिक केमिकल बॉन्डिंग का फंडा सीखना पड़ेगा, कि कैसे कोई भी मेटल किसी भी नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है. अच्छा, यहां पे एक चीज और समझिएगा कि बेटा जो आयोनिक केमिकल बॉन्डिंग होती है बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. इलेक्ट्रॉन, अच्छा, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? बाय वन साइडेड. इसका मतलब एक तरफ से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है दूसरी तरफ. इसका मतलब जो मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, और जो नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है. इसका मतलब आपके पास अगर कोई मेटल होगा और दूसरे साथ
नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होगी वो हमेशा मेटल टू नॉन मेटल होगी। ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होगी, हमेशा मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ट्रांसफर करेगा नॉन मेटल की तरफ। इसका मतलब जो नॉन मेटल होगा वो उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने ऊपर निगेटिव चार्ज लेगा, और जो मेटल होगा अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगा। अब वही क्वेश्चन है कि हम कैसे समझेंगे कि कोई भी मेटल कैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और कोई भी नॉन मेटल कैसे उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए इस लेक्चर को हमको समझना बहुत जरूरी है। तो बेटा जब हम इस लेक्चर को समझते हैं तो हमको यह समझना पड़ेगा कि हम कैसे समझेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर मेटल को शो कर रहा है और कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर जनरली नॉन मेटल को स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो बेटा मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जो कि एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया गया है। हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम, नियॉन, आर्गन। बेटा ये जो होते हैं ये आपके नोबल गैस होते हैं। कैसे होते हैं? नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस। फिर बेटा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये जो होते हैं बेटा ये आपके मेटल होते हैं। क्या होते हैं? ये आपके मेटल्स होते हैं। अच्छा, इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू के, एल, एम और एन, नील्स बोर के अकॉर्डिंग, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर बेटा 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है। तो इसका बेटा क्या हो जाएगा? 2, इसका हो जाएगा 2,8, इसका हो जाएगा 2,8,8। इसका मतलब दे नाइदर लूज और गेन एनी इलेक्ट्रॉन। ये कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन और ना ही लूज करेंगे ना ही गेन करेंगे, क्योंकि ये नोबेल गैस होती हैं। इसके मतलब जब हम सोडियम की बात करते हैं 11, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, मैग्नीशियम 12 और एल्यूमिनियम 13, जब इसको देखेंगे बेटा तो लिखेंगे 2,8,1, 2,8,8,1, 2,8,8,2, 2,8,2 एंड 2,8,3। अगर आपको पिछली स्लाइड याद होगी तो हमने मेटल के बारे में पढ़ा था कि मेटल इज अ सब्सटेंस इन विच 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। इसका मतलब इनके आउटर मोस्ट में देखिए बेटा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा? ये मेटल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ये मेटल्स हो जाएंगे, मेटल्स हो जाएंगे। अच्छा, जब हम नॉन मेटल को देखेंगे तो नॉन मेटल को भी बेटा हम देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। नॉन मेटल में जनरली क्या आएगा बेटा? जनरली आएगा कार्बन। अच्छा, कार्बन को हटा देते हैं क्योंकि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जनरली आएगा नाइट्रोजन। फिर कौन आएगा बेटा? फिर आएगा ऑक्सीजन। फिर कौन आएगा? फिर आएगा फ्लोरीन। फिर आएगा क्लोरीन। और यही इतने ही आपके कोर्स में। अच्छा, फिर आएगा सल्फर और फिर आएगा फास्फोरस। इतना ही आपके कोर्स में लिखा हो बेटा। ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 17 और ये हो गया 16 और ये हो गया 15। बेटा जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,5, इसका लिखेंगे 2,6, इसका लिखेंगे बेटा 2,7, इसका लिखेंगे 2,8,7, इसको लिखेंगे बेटा 2,8,6, इसको लिखेंगे बेटा 2,8, और 5। और हमने देखा इनके आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 की कैटेगरी में आ रहा है। इट मींस 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले बेटा क्या कहलाते हैं? ये नॉन मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल कहलाते हैं। इसका मतलब किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को देख करके हम पहचान लेंगे कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। अच्छा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो सपोज टू बी मैंने एक ये एटॉमिक न्यूक्लियस बनाया, के सेल, एम सेल। मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को शो किया, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे बेटा मैंने 1 लिख दिया। मान लीजिए मैंने बोला बेटा ये x है और ये क्या है बेटा? ये y है। मान लीजिए इस तरह से मैंने 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दिया। इसमें आपको पहचानना है कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो आपको बेटा सबसे आउटर मोस्ट वाले को देखना है। आउटर मोस्ट, ये सबसे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब जो 7 है, 7 हमेशा किसको शो करता है बेटा? नॉन मेटल को शो करता है। इसका मतलब ये जनरली आपका नॉन मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन मेटल हो जाएगा। अच्छा, जब इसकी बात करेंगे, इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 1 वाला हमेशा किसको शो करता है बेटा? ये मेटल को शो करता है। किसको शो करता है? मेटल को शो करता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज अ टाइप
फॉर्मेशन, व्हाट इज द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई के बीच में बेटा कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो यही जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा कौन सा फॉर्मेशन होता है बेटा, आयोनिक फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये आयोनिक कंपाउंड होंगे, क्या होंगे, आयोनिक कंपाउंड होंगे। कैसे हमने पहचाना, क्योंकि एक तरफ मेटल और एक तरफ क्या है बेटा, नॉन मेटल है। इसका मतलब जो वाई है वो मेटल है और जो एक्स है बेटा वो क्या है, नॉन मेटल है। अगर आपको इसका कंपाउंड का फॉर्मेशन बनाने के लिए बोल दे तो आपको पता है कि केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हम वैलेंसी को याद रखते हैं, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, 8 से इसको माइनस कर देंगे तो 8 7 माइनस करेंगे, आंसर आएगा बेटा 1। इसका मतलब जो x की वैलेंसी होगी वो -1 होगी और जो y की वैलेंसी होगी बेटा वो क्या होगी, +1 होगी। इसका मतलब जब हम y और x को लिखेंगे, इन दोनों की वैलेंसी 1 1 है बेटा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर आएगा yx। yx इज अ कंपाउंड फॉर्मेशन बिटवीन x एंड y। यही हम मैं आपको सिखा रहा हूं कि एनसीईआरटी में किसी भी तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसको करना पड़ेगा। ये एक तरह का एक लेटेस्ट क्वेश्चन बन गया है जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को शो करने के बाद आपको पूछता है कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है और इनके बीच में कैसा कंपाउंड बन रहा है, उनका कंपाउंड का फॉर्मूला लिखिए। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल की वैलेंसी को लिख करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन हमारे पास एक फॉर्मूला निकल करके चला आएगा। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि जो मेटल होता है अपनी वैलेंसी को लूज करता है और जो नॉन मेटल होता है उसी वैलेंसी को वो क्या 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 करता है बेटा, एक्सेप्ट करता है। इसी को हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे कोई भी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके एक आयोनिक फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड अब हमको बनाना सीखना है, आयोनिक कंपाउंड। क्या सीखना बेटा, आयोनिक कंपाउंड। इसका मतलब हम आयोनिक कंपाउंड को सीखेंगे। सपोज टू भी मैंने लिखा NaCl, मैंने लिखा MgCl2 और मैंने लिखा बेटा MgO, और एक और एग्जांपल ले लिया CaCl2। हम इन चार को देखेंगे, बाकी आप लोग को इसी से रिलेटेड आपको अपने एग्जाम में करने के लिए मिलेगा। NaCl का मतलब Na है और Cl है। आपको पता है कि Na बेटा 11 होता है, ये 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,7 होता है। और आपको ये देख करके पता चल गया जिसके आउटर मोस्ट में बेटा 1 होगा वो मेटल होगा, जिसके आउटर मोस्ट में बेटा 7 होगा वो नॉन मेटल होगा। और मेटल की टेंडेंसी अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होती है, नॉन मेटल की टेंडेंसी उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की होती है। जब हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा तो Na को लिखेंगे 1, यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कितना बेटा 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 करेंगे। और इसका मतलब हमको पता है कि जो ये मेटल होगा ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। और ट्रांसफर का जो एरो होगा हमेशा इस तरह से कर्व बनाना है। कर्व इज अ शोइंग बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन। ये जो कर्व एरो होगा बेटा वो क्या करेगा, वो शो करेगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। इसका मतलब जब इसको हम सॉल्व करते हैं और आगे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो Na ने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कितना इलेक्ट्रॉन किया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन किया, इसीलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। क्या चार्ज आ जाता है बेटा, प्लस। और जो Cl होता है, Cl हमारे पास पहले से कितना था बेटा, 7 था, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो उस एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हमको डॉट करके बनाना पड़ेगा, और इसके ऊपर चार्ज क्या लग जाएगा बेटा, -1 का चार्ज लग जाएगा। दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर NaCl। इसी तरह से एग्जाम में आपको सोचने के लिए आएगा, बनाने के लिए आएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर, या पहचानिए कौन सा स्ट्रक्चर NaCl या MgCl2 या MgO या CaO का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाने आना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल बेटा हम देखेंगे MgCl2 का। सेकेंड एग्जाम्पल इज MgCl2। MgCl2 बताइए बेटा, Mg कितना है, 1 है, तो 12 हो गया, 2,8,2 हो गया, और Cl हमारे पास 2 है तो हमने Cl को 2 बार लिखा, 17 और 17 हमने लिखा बेटा 2,8,7, और इसको भी लिखा बेटा 2,8,7। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि जो Mg है, मैग्नीशियम हैव 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये दोनों Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, एक इस Cl को करेगा और एक इस Cl को करेगा। इसकी वजह से Cl उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद अपने ऊपर माइनस की टेंडेंसी ले लेगा। कैसे शो करेगा बेटा, देखिएगा इधर Mg को मैंने बीच में रखा, एक Cl को इधर रखा, एक Cl को इधर रखा। हमारे पास मैग्नीशियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, हमने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो किया। Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 और 7। एक इलेक्ट्रॉन बेटा इधर ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बेटा इधर ट्रांसफर हुआ। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, इसीलिए जब इसका आगे का स्ट्रक्चर बनाते हैं मेरे बच्चों तो Mg के ऊपर कितना चार्ज आ जाता है, 2+ का चार्ज आ जाता है। क्या चार्ज आ जाता है बेटा, 2+। और बताइए हमारे पास Cl कितना है, हमारे पास Cl 2 है, तो हमको 2 बार Cl लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक Cl को इस तरह से लिखेंगे। एनसीईआरटी ने 2 को यहां लिखना बताया तो आप 2 को यहां भी लिख सकते हो, और आइदर आप 2 को आगे भी लिख सकते हो, लेकिन आप 2 एनसीईआरटी को फॉलो करोगे बेटा तो 2 आपका नीचे लिखा जाएगा। और Cl का एटॉमिक बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7, तो 1 2 3 4
5, 6 और 7। एक Cl ने कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया? एक इलेक्ट्रॉन किया, इसीलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ने कितने, 2 Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब जो Cl होगा बेटा वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज लग जाएगा बेटा वो क्या लग जाएगा? माइनस का चार्ज लग जाएगा। इसका मतलब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो Mg2 प्लस 2Cl। आप इस तरह से भी लिख सकते हो 2Cl, 1 2 3 4 5 6 और 7, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर कौन सा चार्ज लग जाएगा बेटा? -1। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर MgCl2। इसी तरह से आपको हर कंपाउंड को पहचानना होगा कि कौन आपका मेटल है और कौन आपका नॉन मेटल है। उसके बाद आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना उसमें जरूरी है। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा लेविस डॉट, इसी को हम कहते हैं लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। इसी को क्या कहते हैं बेटा? लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। यही होता है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो आई होप ये चीजें आपने समझी कि कैसे कोई भी मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके कोई भी नॉन मेटल कैसे उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और उसी बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से जो उनका कंपाउंड बनता है बेटा वो कैसा कंपाउंड बनता है? वो आयोनिक कंपाउंड बनता है। तो ये था हमारा आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। और आज की क्लास का लास्ट क्लास बेटा हम सीखेंगे कि हमारे पास कैसे कि आयोनिक कंपाउंड अगर हमारा बन गया तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, और उससे रिलेटेड असर्शन, रीजन और बहुत सारे एमसीक्यू और रीजन वाई करके क्वेश्चन बनाता है। इसका मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड में जनरली हमारे पास फिजिकल नेचर आता है, फिजिकल नेचर। नेक्स्ट आता है बेटा सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट आता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट। और नेक्स्ट आता है बेटा कंडक्टिविटी। ये 4 डिस्कस पॉइंट हमको करना है। फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। जब हम फिजिकल नेचर की बात करते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। हाँ बेटा, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो बेटा जो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। तो बेटा ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। जब हम मेल्टिंग पॉइंट की मेरे बच्चों बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसका एनसीईआरटी ने रीजन पूछा है ड्यू टू इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। इसी को बेटा हम IMF भी कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और हमको पता है कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है। उनके आयंस बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, रिजिड होते हैं अपने स्ट्रक्चर में। इसी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब आयनिक कंपाउंड का अगर कोई पूछे कि क्यों ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है तो आपके पास आंसर होगा ड्यू टू इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। अब आता है बेटा कंडक्टिविटी के बारे में याद रखिएगा। कंडक्टिविटी या तो आयंस के मोशन के वजह से होगा या तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से होगा। इसका मतलब इफ एनी सब्सटेंसेस हैव फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री मूवेबल आयंस दैट अ कंडीशन फॉर फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लोइंग हीट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस होगा तभी वो कंडक्टिविटी को फॉलो करेगा। इसका मतलब जो कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड होती है, आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट,
इन सॉलिड स्टेट, बहुत ध्यान से इस लाइन को समझिएगा, इन सॉलिड स्टेट आर नॉन कंडक्टर, आर नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने बताया कि कंडक्टिविटी का मतलब फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक साइड से दूसरे साइड पे जाने के लिए, उसको ले जाने के लिए कोई ना कोई तो जरिया होना चाहिए। जैसे आप अपने घर से किसी भी रास्ते पे जाते हो तो आपके पास एक व्हीकल होती है, बाइक होती है, स्कूटी होती है, कार होती है, जिसके जरिए से आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो। सेम उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने के लिए भी या तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए फ्री, या तो आयंस होना चाहिए फ्री। इसमें आयंस बाउंडेड होते हैं, बंधे होते हैं ड्यू टू हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स। दैट्स व्हाई इन सॉलिड स्टेट इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बट यहां पे देखते हैं बेटा, बट इन मोल्टन स्टेट, इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन मतलब बता होता है मेल्टेड, पिघला हुआ, मोल्टन और एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट। लेकिन अपने वो मोल्टन और एक्वस स्टेट में बेटा वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, आर द गुड कंडक्टर, आर द गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब सॉलिड स्टेट में वो बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन जब वो मोल्टेड और एक्वस स्टेट में हो जाते हैं तो बेटा वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं अच्छे कंडक्टर। अच्छा, मोल्टेड मतलब पिघला हुआ, इसका मतलब जब वो बाउंडेड होते हैं, जब हमने उनको पिघला दिया तो उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स बेटा वीक हो गया, जिसके वजह से उनके आयंस मूव करने लगे। और मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया था कि कंडक्टिविटी को फ्लो कराते हैं, और एक्वस स्टेट में बेटा उनके आयंस अलग अलग हो जाते हैं, जिसके वजह से उनके आयन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। केटायन किधर जाएगा बेटा, एनोड की तरफ, सॉरी केटायन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ, और एनायन किधर जाएगा, एनोड की तरफ। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस में अच्छे से पढ़ा था। तो यही कंप्लीट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड होता है कि वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और वाटर के अलावा ये किसमें नॉन सॉल्युबल होते हैं, कैरोसिन और ऑयल में जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं बेटा ये उसमें कैसे होते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं। इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस जनरली वो सॉलिड होता है। इनकी बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होती है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, और इन्हीं इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से बेटा ये कंडक्टिविटी को सॉलिड फॉर्म में फ्लो नहीं करवा पाते हैं। लेकिन जब वो मेल्टेड और एक्वस फॉर्म में होते हैं तो उनके आयंस आसानी से मूव करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फ्लो होती है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने समझा कि नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे कोई भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाता है। आई होप आप सभी ने इस क्लास को, इस लेक्चर को अच्छे से सीखा होगा, अच्छे से समझा होगा और अपने नोट्स को बनाया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अकरेंस ऑफ मेटल, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे कोई भी मेटल हमको मिलता है, उसमें मिनरल्स क्या होता है, ओर्स क्या होता है। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को अपना खूब सारा प्यार देते रहिएगा, और शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।